सन 1192 भारत की सरजमी एक बार फिर विदेशी आक्रमणों से दहल रही थी। सिकंदर के बाद शायद ये पहला ऐसा मौका था जब कोई विदेशी शासक इतनी बड़ी सेना लेकर भारत की सीमाओं को चुनौती दे रहा था। गौरी वंश का सबसे खतरनाक और सबसे सफल शासक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जीतने के बाद अब तराइन के मैदान में भारत की ज़मीन को रौंदने के लिए आ चुका था। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि जिस भारतवर्ष को जीतने का सपना वो देख रहा है, उसकी सुरक्षा एक ऐसा राजपूत शासक कर रहा है जिसने न केवल पूरे उत्तर भारत में अपनी विजय पताका फहराई, बल्कि एक ऐसी सेना का निर्माण भी किया जो कभी पराजित नहीं हुई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के महान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की, जिनके शौर्य और वीरता के किस्से आज 1000 साल के बाद भी भारतवर्ष में याद किए जाते हैं। 11 वर्ष की छोटी सी अवस्था में अपने पिता की अकस्मात मृत्यु होने के बाद पहले उन्होंने अजमेर और फिर दिल्ली का सिंहासन संभाला। इतिहास उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जानता है। पृथ्वीराज चौहान बाल्य अवस्था से ही एक कुशल योद्धा थे। भारतवर्ष में ऐसे बहुत कम ही शासक रहे हैं जिन्हें शब्द बेदी बाण चलाने का हुनर आता हो, और पृथ्वीराज चौहान उनमें से एक थे। तो चलिए जानते हैं पृथ्वीराज के जीवन से जुड़ी हुई पूरी कहानी। दोस्तों, इतिहास के इस रोमांचक सफ़र में मैं आपका साथी, आपका गाइड सैम एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल सुपर सैम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, एक इल्तज़ा है कि जिन्होंने भी अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे इतिहास पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानता है, उनका जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान, जो कि अजमेर के राजा थे, वहीं उनकी माता कर्पूरा देवी, जो कि दिल्ली के सम्राट की इकलौती पुत्री और एक वीरांगना थीं। पृथ्वीराज की प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही उच्च कोटि की थी। उन्हें बहुत कम उम्र में ही कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। यदि कवि जायनक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य लिखा था, की माने तो पृथ्वीराज को गणित, इतिहास, युद्ध नीति, दर्शन शास्त्र, ब्रह्म विद्या और चित्रकारी का अच्छा ज्ञान था। हालांकि उनका सबसे अनूठा कौशल शब्द बेदी बाण था, जहां वह सिर्फ आवाज सुनकर अपने तीर से अचूक निशाना लगा सकते थे। कहते हैं कि बचपन में एक बार पृथ्वीराज ने बिना किसी हथियार के एक बाघ को मारकर पूरे अजमेर में अपनी वीरता का सिक्का जमा लिया था। पृथ्वीराज जब महज 11 साल के थे तभी उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, और इस छोटी उम्र में पृथ्वीराज को आमेर का राजकाज संभालना पड़ता है। उनकी माता कर्पूरा देवी इस उत्तरदायित्व में उनका पूरा साथ देती हैं, लेकिन थोड़े समय में ही पृथ्वीराज राजनीति और युद्ध नीति की हर बारीकियों में निपुण हो जाते हैं, जिसके चलते उस समय के दिल्ली के सम्राट और पृथ्वीराज के नाना अनंगदेव उनसे प्रभावित होकर उन्हें भी दिल्ली का सम्राट बना देते हैं। 16 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते पृथ्वीराज का साम्राज्य दिल्ली से अजमेर तक फैल जाता है। यह वही समय था जब पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार प्रारंभ किया। 1182 ईस्वी आते आते पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड की तरफ रुख किया। उस समय वहां का शासन जेजाकगुप्त के राजा परमार्दिदेव के पास था, जो कि एक शक्तिशाली और वीर राजपूत शासक था, और उसकी सहायता कन्नौज जैसे साम्राज्य का शासक जयचंद कर रहा था। पर पृथ्वीराज की विशाल और अनुशासित सेना ने दोनों की सम्मिलित सेनाओं को धूल चटा दी। इससे चौहानों का डंका पूरे राजपूत समाज में बजने लगा था। पृथ्वीराज यही नहीं रुके, उन्होंने जयचंद को भी परमार्दिदेव की सहायता करने के लिए एक अलग लड़ाई में बुरी तरह परास्त किया। इसके बाद पृथ्वीराज ने पश्चिम का रुख किया और गुजरात के सबसे शक्तिशाली चालुक्य राजा भीम प्रथम को एक जबरदस्त युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। जिस समय पृथ्वीराज की सेनाएं उत्तर भारत को चौहानों के ध्वज के तले लाने में युद्धरत थीं, उसी समय सुदूर पश्चिम में गौरी वंश का शासक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी 1173 ईस्वी में गजनवियों को सिंहासन से हटाकर सुल्तान बनता है। गौरी शुरुआत से ही अपने आप को एक शासक की तरह स्थापित करना चाहता था, इसीलिए वो गजनवियों के विपरीत एक शक्तिशाली सेना का निर्माण करता है, और जल्द ही उसकी सेना अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर फतह करते हुए लाहौर तक पहुंच जाती है। अब गौरी को दिल्ली का तख्त साफ साफ दिखाई देने लगा था,
परंतु वो जानता था कि उसके मंसूबे पृथ्वीराज के रहते हकीकत में नहीं बदल सकते थे। पृथ्वीराज को भी गौरी का खतरा साफ दिख रहा था। इसी के चलते उसने अपनी सेना को सुदृढ़ करना आरंभ कर दिया था। पृथ्वीराज जानते थे कि उसके पड़ोसी राज्य उसके गौरी के विरुद्ध युद्ध में उसकी सहायता नहीं करेंगे। कन्नौज का शासक जयचंद तो अपनी पराजय से बहुत ही खिन्न था। वो पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के किसी भी अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था। तभी समय भी एक अनोखी करवट ले रहा था। जयचंद की पुत्री संयोगिता, जो कि अद्वितीय सुंदरता की मालकिन थी, से मिलने एक चित्रकार आता है। वह संयोगिता को कुछ अपने बनाए चित्र दिखाता है, जिसमें से एक चित्र को देखकर संयोगिता उसे दिल दे बैठती है। जब उसे यह पता चलता है कि यह तस्वीर दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज की है, तो वो मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लेती है। उधर वही चित्रकार संयोगिता की एक बेहद सुंदर तस्वीर लेकर पृथ्वीराज के दरबार में जाता है, जिसे देखते ही पृथ्वीराज अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और उसे अपनी रानी बनाने का संकल्प ले लेते हैं। वहीं कुछ समय बाद जयचंद संयोगिता के स्वयंवर का ऐलान करता है और भारतवर्ष के सभी योग्य राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित करता है। जयचंद जानबूझकर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए स्वयंवर में उसे नहीं बुलाता, बल्कि उसका एक पुतला दरबान की वेशभूषा में स्वयंवर स्थल के द्वार पर खड़ा कर देता है। संयोगिता जब स्वयंवर में आती है तो वो पृथ्वीराज के पुतले को देखकर उसी के गले में वरमाला डाल देती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पृथ्वीराज उसी पुतले के पीछे से निकलकर संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर उसकी सहमति से वहां से निकल जाते हैं। इस घटना से जयचंद के मन में पृथ्वीराज के प्रति कटुता और बढ़ जाती है। वहीं सन 1191 आते आते मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना लेकर तबर हिंद, जिसे हम भटिंडा के नाम से जानते हैं, पर कब्जा कर लेता है। पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर तराइन के मैदान में आ डटते हैं और गौरी की सेना को बुरी तरह शिकस्त देते हैं। गौरी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहता है। तराइन के प्रथम युद्ध की जीत से जहां राजपूतों का गौरव 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, वहीं गौरी अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक विशाल घुड़सवार सेना का निर्माण करता है। अब वो जानता था कि राजपूतों को युद्ध में हराना इतना आसान नहीं होगा। वह पृथ्वीराज को पत्र व्यवहार कर धोखे में रखने का प्रयास करता है और संधि का प्रस्ताव देता है और साथ ही साथ 1,20,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना लेकर फिर युद्ध के लिए निकल पड़ता है। इस बार गौरी वीरता से नहीं, छल से पृथ्वीराज को हराने की पूरी योजना पर काम कर रहा था। उधर पृथ्वीराज को भी गजनी की हरकतों पर पूरा शक हो जाता है। वह सभी राजपूत राजाओं को इस युद्ध में गौरी के खिलाफ संगठित करने का पूरा प्रयास करता है, परंतु उसको राजपूतों के झूठे अहंकार की वजह से ज्यादा सफलता नहीं मिलती। पृथ्वीराज भी 3 लाख से अधिक सैनिकों को लेकर युद्ध के मैदान में आ जाता है और दोनों सेनाएं एक बार फिर 1192 में तराइन के मैदान में मिलती हैं। गौरी को सीधा हमला करके अपनी सेनाओं के जीतने का विश्वास कम ही था, इसीलिए वो अपनी सेनाओं को 5 भागों में बांटता है और सेना का एक बड़ा भाग युद्ध से दूर जंगलों में छुपा देता है। राजपूत युद्ध परंपरा में युद्ध सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही लड़ा जाता था। वहीं गौरी युद्ध के नियमों को ताक में रखकर सुबह होने से बहुत पहले ही पृथ्वीराज के सोते हुए सैनिकों पर हमला बोल देता है। राजपूत सेना उसके इस धोखे का जवाब भी बड़ी वीरता से देती है और गौरी की सेना को पीछे धकेल देती है। राजपूत वीरता के आगे गौरी के सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगते हैं और पृथ्वीराज की सेना उनका पीछा करती है। पृथ्वीराज के भाई गोविंदराज गौरी को सीधी लड़ाई में बुरी तरह घायल कर देते हैं। तभी गौरी की छुपी हुई सेना पीछे से राजपूत सेना पर भीषण हमला करती है और थके हुए राजपूतों को बुरी तरीके से काटना शुरू कर देती है, जिसके चलते राजपूतों को भारी नुकसान होता है और गोविंदराज की इस हमले में मृत्यु हो जाती है। वहीं पृथ्वीराज को गौरी की सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है और इस तरह इस वीर योद्धा को छल और विश्वासघात से भरे इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ता है। पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई, इस बात को लेकर इतिहासकार एकमत नहीं है। जहां कुछ इतिहासकार पृथ्वीराज को युद्ध भूमि में मार देने की बात कहते हैं, वहीं पृथ्वीराज का परम मित्र और उनका दरबारी कवि चंद्रवरदाई उनको कैद कर काबुल ले जाने की बात कहता है, जहां पृथ्वीराज को एक कैदी की तरह दरबार में पेश किया जाता है। गौरी पृथ्वीराज को उसके सामने अपनी नजरें झुकाने को कहता है, लेकिन पृथ्वीराज यह कहकर गौरी के अहंकार को भारी चोट पहुंचाते हैं कि एक सच्चे राजपूत की नज़र कभी नहीं झुकती, जिसके चलते गौरी पृथ्वीराज की दोनों आंखें गर्म सलाखों से फोड़ देता है और उन्हें जेल में डाल देता है।
चंद्रवरदाई जब पृथ्वीराज की दशा के बारे में सुनते हैं तो वह पृथ्वीराज से मिलकर गौरी को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। चंद्रवरदाई गौरी से मिलकर उसको पृथ्वीराज की एक अविश्वसनीय योग्यता के बारे में बताते हैं कि पृथ्वीराज शब्द वेदी बाढ़ चलाने का हुनर रखते हैं। गौरी को इस बात पर विश्वास नहीं होता है तो चंद्रवरदाई खुद गौरी को इसको अपनी आंखों से देखकर विश्वास करने को कहते हैं। गौरी पृथ्वीराज को दरबार में बुलाता है और उसे धनुष बाण देकर दूर लगे हुए नक्कारे पर निशाना लगाने को कहता है। पृथ्वीराज योजना के अनुसार गौरी से कहते हैं कि जब तक आपका आदेश नहीं होगा तब तक मैं तीर नहीं चलाऊंगा। गौरी जैसे ही इजाज़त देने के लिए बोलता है, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज को एक दोहे से कुछ बताते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज समझ जाते हैं कि चंद्रवरदाई उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं। बस पृथ्वीराज गौरी की आवाज़ और दोहे से अनुमान लगाकर तीर छोड़ देते हैं जो सीधा गौरी के गले में जाकर धंस जाता है, जिससे उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद के अत्याचारों से बचाने के लिए चंद्रवरदाई पृथ्वीराज को कटार घोंपकर मार देते हैं और खुद भी उसी कटार से अपने प्राण त्याग देते हैं। और इस तरह भारत के इस वीर सपूत का बहुत ही दुखद अंत हो जाता है। बहुत सारे लोग जयचंद्र के देशद्रोही होने की बात कहते हैं और उनका ये भी मानना है कि वो जयचंद्र ही था जिसने गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन अगर इतिहासकारों की माने तो उन्हें ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते जिससे कि ये कहा जा सके कि जयचंद ने गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। हाँ, ये बात ज़रूर निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जयचंद ने इस युद्ध में पृथ्वीराज की किसी तरीके से कोई मदद नहीं की थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में अगर भाग्य ने पृथ्वीराज का साथ दिया होता और यदि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने भागती हुई गौरी की सेनाओं को यूं ही ना जाने दिया होता तो आज भारत का भाग्य कुछ और होता। कुछ भी हो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान हमेशा हम भारतीयों के दिलों में एक वीर योद्धा की तरह हमेशा जीवित रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही हैरान कर देने वाली रोमांचक कहानियों के लिए आप देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी। और अब मैं आपका दोस्त सैम आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे आपसे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक गुड डे, शब खैर।